सृष्टि को पढ़ाई के लिए दूर के कस्बे में एक कॉलेज में दाखिला मिला था और उसे वहां के हॉस्टल में रहना था। उसे नए शहर और नए लोगों के साथ रहना एक चुनौती की तरह महसूस हो रहा था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। उसकी मां ने भी उसे समझाया था कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम है और यहां से वो अपने भविष्य की दिशा तय करेगी। हॉस्टल पहुंचते ही उसे वहां की पुरानी इमारत देखकर अजीब सा लगा। इमारत की दीवारें पुरानी और धुंधली थीं और कई जगहों पर सीलन के निशान दिखाई दे रहे थे। हॉस्टल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। वहां एक अजीब सी खामोशी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे ही उसने हॉस्टल के गेट के अंदर कदम रखा, उसकी मुलाकात वार्डन मिस रेखा से हुई। मिस रेखा करीब 50 साल की महिला थीं, जिनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता रहती थी। उन्होंने सृष्टि को उसका कमरा दिखाया और कुछ कड़े नियमों की जानकारी दी। हॉस्टल का नियम था कि रात 9 बजे के बाद किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और सभी को समय पर अपने कमरों में रहना होता था। सृष्टि का कमरा पहली मंजिल पर था, जहां उसकी रूममेट रिया पहले से ही रह रही थी। रिया बहुत ही बातूनी और खुश मिजाज लड़की थी, जिसने सृष्टि का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई और रिया ने उसे हॉस्टल और वहां की बाकी लड़कियों के बारे में बताया। पर उस रात जब दोनों सोने गईं, तो करीब आधी रात के समय सृष्टि अचानक जाग गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया हो। वो उठकर दरवाजा खोलने के लिए गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोने चली गई। अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे फिर से दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। इस बार उसने रिया को जगाया और उससे पूछा कि क्या उसने भी यह आवाज सुनी। रिया ने बताया कि उसने भी कई बार इस तरह की आवाजें सुनी हैं, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। रिया ने सृष्टि को बताया कि इस हॉस्टल में कई लड़कियों ने अजीब घटनाएं देखी हैं। वो कहानियां सृष्टि के लिए बिल्कुल नई और चौंकाने वाली थीं। रिया ने बताया कि कुछ लड़कियों का मानना था कि इस हॉस्टल में एक आत्मा रहती है जो रात के समय घूमती है। पहले सृष्टि को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हर रात उस खटखटाहट ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक रात सृष्टि ने हिम्मत जुटाई और उस खटखटाहट के पीछे जाने का फैसला किया। उसने रिया को भी साथ चलने को कहा, लेकिन रिया ने उसे मना कर दिया और कहा कि उसे इस तरह के मामलों में उलझना ठीक नहीं लगता। सृष्टि ने अकेले ही उस खटखटाहट की आवाज का पीछा किया। उसने देखा कि आवाज सीधे गलियारे के आखिरी कोने की ओर से आ रही थी। सृष्टि ने देखा कि गलियारे के अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। वो दरवाजा बंद था, लेकिन वहां से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। सृष्टि ने धीरे से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद था। वो वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। अगले दिन उसने अपनी सीनियर साक्षी से इस बारे में बात की। साक्षी ने कहा, तुमने भी वो दरवाजा देखा? किसी को नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। कहते हैं वो दरवाजा कई सालों से बंद है। साक्षी ने उसे बताया कि कई साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और तभी से यहां अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। सृष्टि अब इस हॉस्टल की पुरानी कहानियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई थी। उसे लगने लगा था कि यहां कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। हॉस्टल में रहने के कुछ दिन बाद सृष्टि ने महसूस करना शुरू कर दिया कि यह जगह किसी सामान्य हॉस्टल जैसी नहीं थी। रात होते ही यहां का माहौल अजीब और डरावना हो जाता था। जैसे ही घड़ी रात के 9 बजाती, हॉस्टल की सभी लाइट्स धीमी पड़ने लगती थीं और हर ओर सन्नाटा छा जाता था। कुछ लड़कियों का मानना था कि हॉस्टल की इस अजीब शांति में एक अनकहा रहस्य छिपा था, पर ज्यादातर ने इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। एक रात सृष्टि और उसकी रूममेट रिया देर तक पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के बाद जैसे ही वो दोनों बिस्तर पर लेटी, सृष्टि को लगा कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। उसे लगा कि शायद वो भ्रम में है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी और जैसे किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी हो।
सृष्टि ने रिया से पूछा, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? रिया ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में कहा, हां, मैंने सुना, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब सोचकर नजरअंदाज करना ही सही है। यहां पर कई लड़कियों ने बताया है कि ये आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं, लेकिन जब भी दरवाजा खोला जाता है वहां कोई नहीं होता। सृष्टि को रिया की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने खुद दरवाजे के पास जाकर देखा। उसने धीरे से दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। गलियारा खाली था और वहां अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो थोड़ा असहज होकर दरवाजा बंद कर वापस अपने बिस्तर पर चली गई। अगली रात फिर कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार खटखटाने की आवाज और भी तेज थी। सृष्टि डर से कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत करके रिया को उठाया और दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा पूरी तरह बंद था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दरवाजे के दूसरी तरफ से जोर से धक्का मारा हो। रिया ने कहा, यहां रहकर हर लड़की ने ये आवाजें सुनी हैं और सबने इसे नजरअंदाज करना ही सीख लिया है। तुम भी इसे भूल जाओ। लेकिन सृष्टि इतनी आसानी से इसे अनदेखा नहीं कर पाई। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। उसे ऐसा लग रहा था कि यहां कुछ गलत था। वो उस खटखटाहट का कारण जानना चाहती थी। अगले दिन उसने हॉस्टल की अन्य लड़कियों से इस बारे में बात की। कुछ ने बताया कि यह खटखटाने की आवाज उन्हें भी सुनाई देती है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक सीनियर लड़की निहारिका ने बताया, यह हॉस्टल जितना बाहर से दिखता है उससे कहीं ज्यादा पुराना है। मैंने सुना है कि पहले यहां एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और तभी से यहां अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहां भटकती है। सृष्टि को यह बात सुनकर झटका लगा। वो पहले तो इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन लगातार 2 रातों से अजीब आवाजें सुनने के बाद वो भी अब इन कहानियों पर थोड़ा भरोसा करने लगी थी। उसे लगा कि शायद इस हॉस्टल में कुछ तो रहस्यमयी था, जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं था। अगले कुछ दिनों में सृष्टि ने देखा कि हर रात ठीक 3 बजे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती थी। इस बार उसने रिया से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस आवाज की वजह को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर रात एक ही समय पर यह आवाज क्यों आती है? रिया ने उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, मुझे भी अब अजीब लगने लगा है। शायद इस हॉस्टल में कुछ ऐसा है जो हमें नजर नहीं आता। फिर एक रात जब सृष्टि और रिया दोनों जाग रही थीं, तो उन्होंने सोचा कि इस बार दरवाजा खोलकर देखेंगी कि आखिर वो आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही आवाज हुई, सृष्टि ने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजर गया। दोनों सहम गईं और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई अदृश्य ताकत मौजूद थी। ये वही आत्मा थी जो शायद कुछ कहना चाह रही थी, या फिर उसे किसी से बदला लेना था। सृष्टि का डर अब उत्सुकता में बदल चुका था। उसे इस रहस्य को सुलझाना था ताकि हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियों को शांति मिल सके। इस घटना के बाद सृष्टि ने तय किया कि वो इस हॉस्टल के रहस्यमय इतिहास को खंगाल कर ही दम लेगी। अब सृष्टि और रिया का मन इस हॉस्टल की हर अजीब घटना को लेकर और अधिक बेचैन हो गया था। मिस मालती से मिली जानकारी ने सृष्टि के दिल में अनामिका की पीड़ा को महसूस करने का एक नया द्वार खोल दिया था। अनामिका का दर्द और उसका अधूरा प्रेम कहानी के उन अंशों में छिपे थे जो किसी ने अभी तक न समझे थे, न ही सुनने का प्रयास किया था। उस रात जब सृष्टि अपने कमरे में बैठी थी, तो अचानक उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। हॉस्टल का पुराना हिस्सा जो अब बंद पड़ा था, वहां से उसे हल्की रोशनी की झलक दिखाई दी। पहले तो सृष्टि ने इसे नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन बार बार नजर वहां चली जा रही थी। उसे लगा कि शायद वहां कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। सृष्टि ने रिया से कहा, चलो आज उस पुराने हिस्से को देखने चलते हैं, वहां शायद हमें अनामिका के बारे में कुछ और सुराग मिल जाए। रिया थोड़ा घबरा गई, लेकिन सृष्टि की जिज्ञासा और साहस ने उसे भी हिम्मत दी। दोनों चुपके से हॉस्टल के उस पुराने हिस्से की ओर बढ़ी,
जैसे ही उन्होंने उस हिस्से में कदम रखा, एक अजीब ठंड का एहसास हुआ। वहां का माहौल भारी और बोझिल था, जैसे किसी ने अपने दर्द और तकलीफ का बोझ इस जगह पर छोड़ दिया हो। उन्हें दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें और अनामिका के बैच के समय की चीजें दिखाई दी। तभी उनकी नजर एक छोटे से कमरे पर पड़ी, जो शायद अनामिका का पुराना कमरा था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही सृष्टि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो बिना किसी परेशानी के खुल गया। कमरे के अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया हो। कमरे में हर तरफ धूल जमी हुई थी, लेकिन एक छोटी सी मेज पर रखा हुआ एक पुराना डायरी जैसा कुछ दिख रहा था। सृष्टि ने धीरे से उस डायरी को उठाया और पन्ने पलटने लगी। उस डायरी में अनामिका की आखिरी यादें दर्ज थीं। उसके प्यार, उसके दर्द और उस बेवफाई का कड़वा सच जिसे उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में सहा था। डायरी में अनामिका ने लिखा था, मैंने उसे अपनी जिंदगी का हर हिस्सा दिया, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक खेल थी। आज मैं टूट चुकी हूं। वो इंसान जिसने मुझसे प्यार का वादा किया था, उसने मुझे धोखा दिया। इस दुनिया में अब मेरा कुछ भी नहीं बचा है। मैं हर रोज इस दर्द के साथ जी रही हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे और सहन कर पाऊंगी। सृष्टि को अब समझ में आ चुका था कि अनामिका ने आत्महत्या क्यों की थी। उसके साथ विश्वासघात हुआ था और उसका टूटा हुआ दिल उसकी आत्महत्या का कारण बना। यह डायरी इस बात की गवाह थी कि अनामिका का दर्द कितना गहरा था और क्यों उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। रिया ने कहा, हमें इस डायरी को मिस मालती के पास ले जाना चाहिए। शायद इससे अनामिका की आत्मा को शांति दिलाने का कोई उपाय निकले। सृष्टि और रिया डायरी लेकर कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंची, उन्हें एक साया दिखाई दिया। वो साया जैसे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उनके शरीर में एक ठंड का एहसास दौड़ गया और दोनों की सांसें तेज हो गईं। लेकिन फिर वो साया अचानक गायब हो गया, जैसे उन्हें डायरी के माध्यम से अनामिका की कहानी बताकर उसे एक उम्मीद की किरण मिल गई हो। सृष्टि ने रिया से कहा, हमें जल्द से जल्द उस साधु से मिलकर अनामिका की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये डायरी उसके दर्द का प्रमाण है और इसी के सहारे हम उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। उस रात दोनों ने अनामिका की डायरी को अपने पास सुरक्षित रखा और अगली सुबह उस साधु से मिलने का पक्का इरादा कर लिया। अब उनके पास अनामिका की आखिरी यादें थीं और उनके पास उसे न्याय दिलाने का एक मौका भी था। सृष्टि और रिया के पास अब अनामिका की डायरी थी, जो उसके दर्द और तकलीफ की गवाही दे रही थी। दोनों ने ठान लिया था कि इस डायरी को आधार बनाकर वो अनामिका की आत्मा को मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगी। अगले दिन सुबह ही उन्होंने साधु बाबा से मिलने का निर्णय लिया, जिनका पता उन्हें मिस मालती से मिला था। साधु बाबा का आश्रम शहर से थोड़ी दूरी पर एक शांत और सुनसान इलाके में था। दोनों लड़कियां अपनी साइकिलों पर आश्रम तक पहुंची। वहां का माहौल शांत था, लेकिन एक अनोखी शांति जिसमें एक रहस्य छिपा हुआ था। साधु बाबा एक लंबी दाढ़ी और गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर अनुभव की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सृष्टि और रिया ने उन्हें पूरी घटना बताई और अनामिका की डायरी उन्हें दी। बाबा ने डायरी के पन्ने पलटे और ध्यान से हर शब्द को पढ़ा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, ये आत्मा अधूरी है। उसे दुनिया ने बहुत तकलीफ दी है और इसलिए उसे इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिली। वो अपने दर्द और अपमान के कारण यहां अटकी हुई है। उसे शांति दिलाने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। बाबा ने समझाया कि इस अनुष्ठान के लिए अनामिका के कमरे में ही जाना होगा, क्योंकि उसी जगह पर उसकी आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली है। वहां अनुष्ठान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलने की संभावना ज्यादा थी। बाबा ने दोनों से कहा कि अनुष्ठान के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाना होगा, क्योंकि आत्माएं अक्सर कमजोर दिलों को और अधिक परेशान करती हैं। अगली रात बाबा के साथ सृष्टि और रिया अनामिका के पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे में एक अजीब ठंडक महसूस हो रही थी और दीवारों पर जैसे किसी की अनदेखी नजरें उन्हें घूर रही थीं।
बाबा ने कमरे के बीच में एक मंडल बनाया और उसमें दीपक जलाए। उन्होंने सृष्टि से अनामिका की डायरी लेकर उस मंडल के बीच में रखने को कहा। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया और कमरे में गूंजने वाली आवाजों से वातावरण और भी रहस्यमयी हो गया। धीरे धीरे कमरे में ठंडी हवा का झोंका और तेज होने लगा और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति का आगमन हो रहा हो। दीपक की लौ बार बार कांप रही थी, मानो किसी अनजानी शक्ति का प्रभाव उस पर पड़ रहा हो। अचानक सृष्टि को एक साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। वो साया अनामिका का था। अनामिका की आत्मा अब उनके सामने थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और दुख झलक रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसकी आवाज मानो किसी अदृश्य दीवार के पीछे दब गई थी। बाबा ने अनामिका की आत्मा से कहा, तुम्हारा दर्द अब हम समझ चुके हैं। हम तुम्हें न्याय दिलाने का वादा करते हैं। अब इस दुनिया से विदा ले लो और शांति प्राप्त करो। लेकिन अनामिका की आत्मा हिली नहीं। उसकी आंखों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। वो अभी भी शांत नहीं हुई थी। बाबा ने समझाया कि अनामिका को शांति तभी मिलेगी जब उसे सच्चे दिल से न्याय का वचन दिया जाएगा। सृष्टि ने हिम्मत जुटाकर कहा, अनामिका, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं। हम इस अन्याय का खुलासा करेंगे ताकि तुम्हें न्याय मिल सके। तुम इस दुनिया से शांतिपूर्वक जा सकती हो। यह सुनकर अनामिका की आत्मा थोड़ी शांत हुई। उसकी आंखों में आक्रोश की जगह अब एक हल्की सी उम्मीद और संतोष दिखने लगा। कुछ पलों बाद वो साया धीरे धीरे गायब होने लगा और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाबा ने दीपक को बुझाया और कहा, अब अनामिका की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें उसका न्याय दिलाने के लिए उसके साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाना होगा, तभी उसकी आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। सृष्टि और रिया ने बाबा को धन्यवाद कहा और हॉस्टल वापस लौट आईं। उन्होंने अनामिका की डायरी को अपनी मदद से सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लिया। अनामिका की आत्मा को शांत कराने के बाद भी सृष्टि और रिया के मन में एक नया संकल्प जाग गया था, अनामिका को न्याय दिलाने का। उन्हें पता था कि इस सच को सामने लाना आसान नहीं होगा, खासकर कॉलेज के एक प्रभावशाली प्रोफेसर के खिलाफ आवाज उठाना। परंतु दोनों ने यह तय किया कि वे इस अन्याय को दुनिया के सामने लाकर ही दम लेंगी। अगले दिन सृष्टि और रिया ने अनामिका की डायरी के कुछ हिस्सों की फोटो खींच ली और सबूतों के साथ कॉलेज के प्रशासन से मिलने का फैसला किया। उन्होंने डायरी में लिखी बातों को पढ़ा और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पन्ने प्रिंट करके साथ ले लिए। कॉलेज में दाखिल होते ही वे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची और उनसे मिलने की गुजारिश की। प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और दोनों ने पूरी घटना उनके सामने रखी। सृष्टि ने उन्हें अनामिका की डायरी भी दिखाई और उन पन्नों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें अनामिका के दर्द और उस प्रोफेसर द्वारा किए गए विश्वासघात का जिक्र था। प्रिंसिपल पहले तो थोड़ा घबराए, क्योंकि यह मामला काफी पुराना और संवेदनशील था। उन्होंने कहा, यह बहुत गंभीर आरोप है। हम बिना जांच के इस पर कोई कदम नहीं उठा सकते। अगर यह मामला खुलता है तो कॉलेज की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। सृष्टि ने निडर होकर कहा, सर, कॉलेज की प्रतिष्ठा से ज्यादा जरूरी एक निर्दोष आत्मा को न्याय दिलाना है। अनामिका ने इस कॉलेज में अपने सपनों को लेकर दाखिला लिया था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो शर्मनाक है। अगर हम इस सच्चाई को सामने नहीं लाते तो उसकी आत्मा कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं होगी। प्रिंसिपल सृष्टि की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने एक गुप्त जांच कमेटी बनाने का आश्वासन दिया। जांच कमेटी का काम अनामिका की आत्महत्या के कारणों को गहराई से जांचना और उस प्रोफेसर की हरकतों का पर्दाफाश करना था। जांच के दौरान सृष्टि और रिया ने अनामिका के उन दोस्तों से भी बात की जिन्होंने उस समय कॉलेज में उसके साथ पढ़ाई की थी। कुछ लोग अनामिका की पीड़ा के बारे में जानते थे, पर डर के कारण उन्होंने कभी खुलकर उसका साथ नहीं दिया। अब सृष्टि और रिया के प्रयासों को देखते हुए उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और अपने बयान देने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे जांच में कई बातें सामने आने लगीं।
उस प्रोफेसर के खिलाफ पहले भी कुछ शिकायतें आई थीं, लेकिन उन्हें दबा दिया गया था। इस बार सृष्टि और रिया के पास अनामिका की डायरी के रूप में ठोस सबूत था, जो उसके काले सच को सामने लाने के लिए काफी था। जांच पूरी होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने निर्णय लिया कि प्रोफेसर को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह खबर पूरे कॉलेज में फैल गई और हर कोई सृष्टि और रिया की हिम्मत की सराहना करने लगा। जब निर्णय सार्वजनिक हुआ तो सृष्टि को एक हल्की सी शांति महसूस हुई। उसे लगा कि उसने अनामिका को उसका हक दिलाने में एक छोटा सा योगदान दिया। उसे यकीन था कि अनामिका की आत्मा अब सुकून में होगी। उस रात सृष्टि और रिया हॉस्टल के अपने कमरे में आराम से सो रही थीं। अचानक सृष्टि को लगा जैसे कमरे में हल्की सी खुशबू फैल रही है, जैसे कोई फूलों की माला वहां रखी हो। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे एक साया दिखाई दिया। वो अनामिका की आत्मा थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक संतोष और कृतज्ञता का भाव था। अनामिका की आत्मा ने सृष्टि की ओर देखते हुए मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से गायब हो गई। सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने महसूस किया कि अनामिका को आखिरकार न्याय और मुक्ति मिल चुकी थी। इस घटना ने सृष्टि और रिया के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे जान चुकी थीं कि सच का साथ देने और अन्याय के खिलाफ लड़ने में कितनी ताकत होती है। उन्होंने अनामिका की डायरी को सुरक्षित रखा ताकि भविष्य में वो दूसरों को भी यह प्रेरणा दे सके कि न्याय के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। अनामिका की कहानी अब सिर्फ एक हॉस्टल की दीवारों में कैद नहीं थी, वो उन सभी लोगों के दिलों में थी जिन्होंने उसकी पीड़ा को समझा और उसे न्याय दिलाने में अपना योगदान दिया। अनामिका को न्याय दिलाने के बाद सृष्टि और रिया के जीवन में बदलाव आ गया था। उन्होंने कॉलेज में एक ऐसा इतिहास रच दिया था जो हर छात्र की प्रेरणा बन गया। कॉलेज में सभी के दिलों में एक अजीब सी हलचल थी। सब मानो अनामिका की कहानी से गहराई से जुड़े हुए थे। अब सृष्टि और रिया ने ठान लिया था कि वे इस घटना को मात्र एक कहानी बनकर खत्म नहीं होने देंगे। वे इसे एक मिशन के रूप में आगे बढ़ाएंगे ताकि कोई और अनामिका फिर कभी इस तरह से न टूटे। कुछ हफ्तों बाद सृष्टि और रिया ने कॉलेज प्रशासन से अनुमति लेकर एक अनामिका मेमोरियल क्लब की स्थापना की। इस क्लब का उद्देश्य उन छात्रों की सहायता करना था जो किसी भी प्रकार के मानसिक, भावनात्मक या शैक्षिक दबाव में हों। क्लब के माध्यम से वे छात्र अपने अनुभव और भावनाओं को बिना किसी डर के साझा कर सकते थे। क्लब में काउंसलिंग सत्र, ध्यान सत्र और कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि किसी भी छात्र को अकेले अपनी तकलीफें सहन न करनी पड़े। सृष्टि ने इस क्लब का पहला सत्र अनामिका की डायरी के अंशों से शुरू किया। उसने डायरी के उन पन्नों को पढ़ा जो अनामिका के दर्द, प्रेम और संघर्ष को बयां करते थे। शब्द जैसे हर किसी के दिल में उतर गए। सृष्टि ने कहा, हमारे बीच की एक बहन ने इस दुनिया से विदा ली क्योंकि उसे सही समय पर सहारा नहीं मिल सका, लेकिन अब हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आइए हम मिलकर इस क्लब के जरिए हर उस अनामिका को एक नई जिंदगी दें जो दर्द और संघर्ष में घिरी है। यह क्लब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। कई छात्राओं ने आकर अपने अनुभव साझा किए और उन्हें सहायता मिलने लगी। सृष्टि और रिया को इस बात की खुशी थी कि वे अनामिका की आत्मा को श्रद्धांजलि दे रही थीं और उसकी याद में कुछ ऐसा कर रही थीं जिससे औरों का जीवन सुधर सके। कुछ समय बाद इस क्लब का नाम पूरे कॉलेज में फैल गया और हर कोई अनामिका की कहानी से प्रेरित होकर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगा। कॉलेज प्रशासन ने भी क्लब को अपने पूर्ण समर्थन के साथ एक स्थायी कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी। क्लब ने हर साल अनामिका दिवस मनाने का निर्णय लिया, जिसमें कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं एक साथ मिलकर आत्म सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाते थे। इस आयोजन के पहले अनामिका दिवस पर सृष्टि और रिया ने अनामिका की कहानी एक नाटक के रूप में प्रस्तुत की। नाटक ने दर्शकों के दिल को छू लिया। जब नाटक समाप्त हुआ
तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर किसी की आंखों में एक संदेश था, अनामिका जैसी लड़कियों के लिए खड़ा होना और उन्हें यह महसूस कराना कि वे अकेली नहीं हैं। इस पूरे आयोजन के दौरान सृष्टि ने महसूस किया कि अनामिका की आत्मा अब शांति में होगी और कहीं ना कहीं वो उन सभी के बीच में थी, उनकी प्रेरणा बनकर। अनामिका का दर्द अब किसी अंधेरे में खोने की बजाय लोगों के जीवन में एक रोशनी बन चुका था। समय के साथ अनामिका की विरासत को संजोते हुए सृष्टि और रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अलग अलग राहों पर निकल गईं। लेकिन अनामिका मेमोरियल क्लब को उन्होंने हमेशा के लिए कॉलेज को सौंप दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह याद रहे कि एक सच और साहस की कहानी ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि कई जिंदगियों को नई राह दिखाई। अनामिका की कहानी अब उन दीवारों के पार जाकर एक संदेश बन चुकी थी, सच्चाई, न्याय और साहस से भरा हुआ संदेश जो आने वाले वर्षों तक हर छात्र के दिल में जीवित रहेगा। कुछ साल बीत गए, सृष्टि और रिया ने कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन अनामिका मेमोरियल क्लब की कहानी और उसका प्रभाव समय के साथ और भी गहरा होता चला गया। अब कॉलेज में एक नई पीढ़ी के छात्र थे, जिनमें से कईयों ने अनामिका के नाम और उसकी कहानी के बारे में सुना था। कॉलेज में प्रवेश लेने वाला हर नया छात्र यह जानता था कि हॉस्टल की उन पुरानी दीवारों में एक दर्दनाक मगर प्रेरणादायक कहानी छिपी है। इस साल के अनामिका दिवस के अवसर पर क्लब के नए अध्यक्ष आरव और उपाध्यक्ष नैना ने कुछ खास योजना बनाई। वे चाहते थे कि अनामिका की कहानी को एक डिजिटल रूप दिया जाए, ताकि कॉलेज के बाहर भी लोग इस संघर्ष और साहस की कहानी से प्रेरणा ले सकें। उन्होंने एक वृत्त चित्र बनाने का निर्णय लिया, जिसमें अनामिका की कहानी के सभी पहलुओं को सजीव किया जाएगा। इस वृत्त चित्र में सृष्टि, रिया और अन्य लोग भी शामिल थे, जिन्होंने उस समय अनामिका के संघर्ष और न्याय की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ऑनलाइन माध्यमों का सहारा लेकर सृष्टि और रिया से संपर्क किया और उनकी अनुमति ली कि वे इस कहानी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकें, ताकि यह कहानी समाज के उन लोगों तक पहुंच सके जो अपने संघर्ष में खुद को अकेला महसूस करते हैं। जब वृत्त चित्र का निर्माण शुरू हुआ, तो टीम ने कॉलेज के उस पुराने हॉस्टल और अनामिका के कमरे में जाकर शूटिंग की। इस दौरान एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे अनामिका की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। उन दीवारों पर सजी धूल के पीछे भी अब एक कहानी थी, जो उन लोगों को याद दिला रही थी कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। वृत्त चित्र में अनामिका की डायरी के अंशों को पढ़ा गया और उन घटनाओं को फिर से दिखाया गया जो उसकी दर्द भरी कहानी का हिस्सा थी। सृष्टि और रिया ने अपने साक्षात्कार में बताया कि कैसे उन्होंने अपने डर पर काबू पाकर अनामिका को न्याय दिलाने की कोशिश की। उनकी कहानी ने हर उस दर्शक को प्रेरित किया जो यह देख रहा था कि साहस, सहानुभूति और सत्य की राह पर चलते हुए कितना कुछ बदल सकता है। जब वृत्तचित्र पूरा हुआ, तो उसे अनामिका दिवस के अवसर पर कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रदर्शित किया गया। इस बार का अनामिका दिवस सबसे खास था, क्योंकि अब यह कहानी किसी किंवदंती की तरह नहीं, बल्कि एक सच की तरह लोगों के सामने थी। जैसे ही वृत्तचित्र खत्म हुआ, ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से भर उठा। हर किसी की आंखों में एक अजीब सी चमक और एक संकल्प था कि वे भी अपने जीवन में किसी अनामिका की तरह खामोश दर्द को महसूस करेंगे, उसकी मदद के लिए खड़े होंगे। इसके बाद वृत्तचित्र को ऑनलाइन जारी किया गया। देखते ही देखते यह वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देखा। कई लोगों ने अपने विचार साझा किए और यह बात स्वीकार की कि इस कहानी ने उन्हें अपने जीवन के अंधेरे हिस्सों को समझने और उनसे निपटने की प्रेरणा दी है। समय के साथ अनामिका मेमोरियल क्लब सिर्फ कॉलेज का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया जो हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रकाश पुंज था जो अपने जीवन में दर्द, पीड़ा और अन्याय का सामना कर रहा था। क्लब के सदस्य स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता सत्र लेने लगे और हर किसी को मानसिक स्वास्थ्य, आत्म सशक्तिकरण और भावनात्मक सहारा प्रदान करने का महत्व समझाने लगे।
अनामिका की कहानी अब एक व्यक्ति की नहीं रह गई थी। यह एक ऐसी प्रेरणा बन गई थी जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाती थी कि किसी भी अन्याय का सामना करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। सृष्टि और रिया के साहस ने अनामिका की आत्मा को मुक्ति दी थी, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक नई दुनिया का निर्माण किया था। एक ऐसी दुनिया जहां किसी को भी अकेले दर्द सहने की आवश्यकता नहीं थी। अनामिका की विरासत हमेशा के लिए जीवित हो चुकी थी और उसके नाम की यह रोशनी हमेशा उन सभी के जीवन को प्रकाशित करती रहेगी जिन्हें अपने जीवन में किसी न किसी अनामिका की तरह न्याय, सहारा और सच्चाई की जरूरत होगी। कई सालों बाद अनामिका मेमोरियल क्लब एक प्रतिष्ठित संगठन बन चुका था जो कॉलेजों और संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य, आत्म सशक्तिकरण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए काम कर रहा था। सृष्टि और रिया ने इस संगठन की नींव रखी थी, लेकिन अब यह संगठन अनगिनत अनामिकाओं का समर्थन कर रहा था और उनके जीवन में एक नई रोशनी ला रहा था। इस बार अनामिका दिवस को और भी बड़े स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया। आयोजन के लिए कॉलेज में एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अनामिका की प्रेरणादायक कहानी के साथ साथ उसके द्वारा दी गई शिक्षा को साझा करने के लिए सृष्टि, रिया और अन्य पुराने क्लब सदस्यों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर सृष्टि और रिया ने अनामिका के नाम पर एक स्कॉलरशिप का ऐलान किया, जो उन छात्रों को मिलेगी जो अपने जीवन में किसी भी कठिनाई या संघर्ष का साहस से सामना कर रहे हैं। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य था कि अनामिका की तरह कोई और छात्र अपने सपनों को अधूरा न छोड़ दे और हर बाधा को पार कर सके। जैसे ही यह घोषणा हुई, पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी और गर्व के आंसू थे। अनामिका की कहानी अब न केवल एक प्रेरणा बन चुकी थी, बल्कि एक ऐसा मिशन भी बन गई थी जो लोगों को सशक्त बना रहा था। अचानक कार्यक्रम के दौरान एक अनजान लड़की मंच पर आई और उसने सृष्टि और रिया से माइक लेकर बोलने की अनुमति मांगी। उसने कहा, मेरा नाम नीलिमा है और मैं इस क्लब का हिस्सा बनने के बाद ही अपनी जिंदगी में नई उम्मीदों के साथ खड़ी हो पाई हूं। मैं भी एक अनामिका थी, अकेली, टूटी हुई और किसी से अपनी तकलीफें बांटने में असमर्थ। लेकिन इस क्लब ने मुझे सहारा दिया, मेरा आत्मविश्वास लौटाया और मुझे वह साहस दिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ में हो सकता है। आज मैं इस मंच पर खड़ी हूं क्योंकि अनामिका की कहानी ने मुझे प्रेरणा दी। नीलिमा की बातों से हॉल में बैठे हर शख्स की आंखें भर आईं। सृष्टि और रिया को यह एहसास हुआ कि अनामिका का दर्द, जो कभी एक हॉस्टल के कमरे में कैद था, अब हजारों जिंदगियों को एक नई राह दिखा रहा है। समारोह के बाद सृष्टि और रिया हॉस्टल के उसी कमरे में गईं जहां कभी अनामिका की आत्मा ने उन्हें न्याय के लिए प्रेरित किया था। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, मानो अनामिका की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। सृष्टि ने कमरे की दीवार पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहा, अनामिका, तुमने हमें जो दिया वो हम आगे तक पहुंचाते रहेंगे। तुम्हारी कहानी ने हमारी दुनिया बदल दी और अब यह बदलाव हर किसी तक पहुंचेगा। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि अनामिका का अधूरा सफर अब पूरा हो चुका था, क्योंकि उसकी कहानी अब हर उस दिल में जिंदा थी जो साहस और सच्चाई के लिए लड़ने को तैयार था। अनामिका का संघर्ष, दर्द और साहस अब एक विरासत बन गया था जो हर उस इंसान को शक्ति दे रहा था जो अपने भीतर के डर और पीड़ा से लड़ रहा था। सृष्टि और रिया ने कॉलेज से विदा ली, लेकिन उनकी जिंदगी का हर पल अनामिका की याद और उसकी प्रेरणा के साथ बंध चुका था। अनामिका की विरासत एक ऐसी लौ बन चुकी थी जो हर पीढ़ी को अपने साथ जोड़ती और उन्हें न्याय, प्रेम और साहस का मार्ग दिखाती। अनामिका का सफर अब अनगिनत जिंदगियों के भीतर जारी था और उसकी आत्मा हर उस इंसान के दिल में जीवित थी जिसने कभी भी अकेलेपन और अंधकार का सामना किया। अनामिका की कहानी का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि वह अब हर उस दिल में धड़क रही थी जो न्याय, सच्चाई और सहानुभूति की तलाश में था। अनामिका की कहानी अब किसी एक की नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी जहां हर कोई अपने भीतर के डर को जीतकर
दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमयी अनुभव का आनंद ले सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी कभी ऐसी कोई घटना महसूस हुई है। दोस्तों, हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि आधी रात की सड़कों पर रहस्य और डर दोनों होते हैं। धन्यवाद।